अब हम ऑस्मोसिस का न्यूमेरिकल एस्पेक्ट की तरफ जाते हैं और वहां पर 3 टर्म्स पढ़ते हैं। एक तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और एक वर्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, वर्ड समझ आ रहे हैं? तो मान लेते हैं मेरे पास एक सॉल्यूशन है x और कोई एक दूसरा सॉल्यूशन है y। एक x है एक y है। x कंपोनेंट नहीं है, पूरे सॉल्यूशन का नाम ही है। मान लीजिए शुगर सॉल्यूशन है, ये ग्लूकोज सॉल्यूशन है। ठीक, अब हमने पढ़ लिया, थोड़ा थोड़ा तो पढ़ लिया, इतना तो पढ़ लिया कि हर सॉल्यूशन का कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। नहीं पढ़ा भाई? ये तो इतना तो आपको बीच में मैंने कराई दिया था, पाई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू सी। जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ज्यादा होगा, या नहीं हुआ था इतना? तो ऑस्मोटिक प्रेशर हर सॉल्यूशन का होगा क्योंकि हर सॉल्यूशन की कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगी। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कब कहलाएंगे? इफ, मतलब समझ गए क्या? अगर सॉल्यूशन x का ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन y के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर है तो उन सॉल्यूशंस को क्या कहेंगे? और हमारी केमिस्ट्री में जब जब आइसो आता है तो वहां कुछ ना कुछ, कोई तो हेल्प कर दो मेरी, वहां कुछ ना कुछ सेम होता है। आइसोटोप्स सेम एटॉमिक नंबर, आइसोबार्स सेम मास नंबर, आइसोटोन्स सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कुछ याद हो? आइसोटोनिक सॉल्यूशंस मींस सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, डन। कॉपी हो गया तो मैं रब करूं? ऑस्मोटिक सॉल्यूशन नहीं सर, ऑस्मोटिक प्रेशर के। हम फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ना, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये ऑस्मोटिक प्रेशर के ही पार्ट्स बातें हैं। ठीक है, रब कर दूं? अब क्या ऐसा भी हो सकता है इस लाइन को लिखा जाए तो आप इसे क्या पढ़ोगे? व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट सिग्निफाइज? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ, बिल्कुल सही, सॉल्यूशन x इज मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन y। हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन x इज हाइपरटोनिक टू सॉल्यूशन y। अब जिन्हें नहीं समझ में आ रहा होगा कि पता नहीं आप क्या बोले जा रहे हो, तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया, हाई पर, तो जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक साइड प्रेशर हायर साइड पे हो उस वाले को क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक। किसी के रेस्पेक्ट में तो होगा या नहीं? भाई हमने बोला ये बहुत ताकतवर है, किससे ताकतवर है, कैसे है, बस ताकतवर है तो मजा सा नहीं आ रहा। तो हमने बोला चूहा बहुत ही कमजोर ताकतवर जानवर है। आप कहोगे नहीं, गलत बात है, चूहा कहां से ताकतवर होने लगा? लेकिन हमने चूहे के बराबर में थोड़ी दूर पे एक चूहा बिठा रखी है। अब हम बोले देखो चूहा ताकतवर है, तो आप चूहा को देखते हो हाँ इससे तो ताकतवर ही है, या नहीं? तो विद रेफरेंस टू वैल्यू चेंज हो गई, बात चेंज हो गई। तो अगर हम कह रहे हैं इसका सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर हायर है, किससे हायर है? दूसरे वाले से। तो जिससे हायर है उसके लिए वो क्या हो गया? तो हाइपोटोनिक किसे कहते होंगे? हाइपोटोनिक हो गया जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर लोअर हो। आया? हाइपोटोनिक हो गया जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर लोअर हो। डन। अब इसके बाद 2 लाइन छोड़ के लिखना, क्या लिखा है? इंट्रावेनस इंजेक्शन शुड बी आइसोटोनिक टू ह्यूमन ब्लड। क्या कह रहे हैं? तो देखो मुझे नहीं पता, फिर से मैं अगर बायोलॉजी वाले आगे तो मुझे चैलेंज करें तो हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरी केमिस्ट्री चल जाती है काम बढ़िया। ये एक आदमी का हाथ है मान लो, उसके बॉडी में ये ब्लड कैपिलरी चल रही है, ठीक है, ब्लड सेल है, और डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगा दिया। सपोज करो वो कैपिलरी तक तो नहीं जाता, लेकिन मान लो लगा दिया एक मिनट के लिए, तो ये इंजेक्शन आ गया और ये इंजेक्शन से उन्होंने दवाई छोड़ दी। समझ रहे हो? अब इस सेल के अंदर कोई सेल सैप जैसी चीज होगी, होती होगी, और ये बाहर जो है उन्होंने इंजेक्शन लगाया। अब अगर अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है सेल सैप की, बाहर इस इंजेक्शन के कंसंट्रेशन में, क्योंकि इंजेक्शन में भी तो किसी लिक्विड में कोई दवाई मिली है,
तो अगर अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा हुई, बाहर कम हुई, तो बाहर वाला चिड़ेगा और बाहर वाला अपने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अंदर भेजना शुरू कर देगा, सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को, और ब्लड सेल्स स्वेल करने लगेंगे, और स्वेल करते करते बर्स्ट भी हो सकता है, आदमी भी क्या हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है अगर उसने जो ये सेल इंजेक्शन लगाया उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है और सेल सेफ्टी कम है, तो सेल्स के अंदर से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स बाहर आने लगेंगे और सेल श्रिंक करने लगेगा, और सेल श्रिंक करने लगा तो डेड हो जाएगा, हाँ या नहीं। और डेड हो गया तो आदमी डेड हो सकता है या नहीं हो सकता, बोलो। तो इंट्रावेनस मतलब वो इंजेक्शन जो वेन्स में लगता हो, तो वेन्स में ब्लड चलता है, कोई बायोलॉजी वाला हो तो बोलो। तो इंट्रावेनस इंजेक्शन मतलब जो इंजेक्शन वेन्स में लगता हो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही होना चाहिए जितना ब्लड का है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ना तो सेल्स श्रिंक करेंगे ना स्वेल करेंगे। 0.9%, सही तो है, 0.91% एक्वस NaCl is isotonic to human blood. एक्वस NaCl is isotonic to human blood। तो हमने देखा वो पेशेंट्स के बॉटल चढ़ से कुछ लिक्विड चढ़ रहा होता, तो आम भाषा में तो ट्रेंड है ना कि कुछ भी चढ़ रहा हो, बस ये तो ग्लूकोज चढ़ रहा है, तो जरूरी नहीं होता वो हर बार ग्लूकोज ही चढ़ रहा होता है, बहुत सारी बार ज्यादातर बार NS चढ़ रहा होता है, ये NaCl का सॉल्यूशन 0.91% वाला। जो इंजेक्शन वगैरह डॉक्टर को देने होते हैं वो उसी बॉटल में लगाते रहते हैं, वो देखा आपने, तो वो उसमें मिक्स होकर अपना जाता रहता है। तो 0.91% एक्वस कंसंट्रेशन होती है उस सॉल्यूशन की, आपको उसकी बॉटल देखने को मिले, पढ़ने को पढ़ के देखना, उसमें मिलेगा लिखा हुआ, अगर वो NS है तो। चलें, अब अगर हमें सुबह कल चने छोले बनाने थे और वो हम भूल गए थे, तो हमने क्या, उन्हें गरम गरम पानी में डुबाया था। तो वेंटॉफ नाम के बंदे ने काम किया था किसके ऊपर, ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर, और उसने बताया था पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो बात अभी भी हुई, जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उसका ऑस्मोटिक प्रेशर उतना। ऐसे भी तो बात की थी हमने, अगर बीच में SPM है, इधर सॉल्वेंट है, इधर सॉल्यूशन है, तो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ ज्यादा है, इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा प्रेशर से जाएगा। तो हमने ये भी बोला वेंटॉफ साहब ने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, यानी सॉल्यूशन को अगर आप गर्म कर देंगे तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स उधर की तरफ, T बढ़ गया तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया ना, तो इसका मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स तेजी से जाएंगे, और भी जब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया तो सॉल्यूशन का। अब प्रोपोर्शनल जो चीजें हो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं क्या, और प्रोपोर्शनल को इक्वल में बदलना हो तो कोई कांस्टेंट भी लगाते हैं क्या, तो कांस्टेंट क्या लगाया, अब तो हमें गैस कांस्टेंट की याद दिला रहा है, गैस का तो कोई काम नहीं था यहाँ पूरे किस्से में, था, बोलो भाई, ऑस्मोसिस में कहीं गैस कोई रोल प्ले कर रही है क्या, गैस का कोई नाम भी लिया गया हमने कुछ, तो कुछ बुक्स वाले पाई इज इक्वल टू CST लिखने लगे, और वो इसको कहता है सॉल्यूशन कांस्टेंट, हम क्या कह रहे हैं इसको, गैस कांस्टेंट, तो वो सॉल्यूशन कांस्टेंट का है चाहे गैस कांस्टेंट का वैल्यू तो सेम ही है। किसी को याद है यूनिट या नहीं, स्क्रीन दिख रही है तक, नहीं दिख रही, कोई बात नहीं, दिखेगी सर, अब दिखेगी, R इज इक्वल तो दिख रहा है, हमारे काम इनमें से कौन से यूनिट आएंगे, कौन सी वैल्यूज आएंगी, नहीं, हमारे के लिए काम ज्यादातर ये वाली आएगी, क्यों आएंगी, क्योंकि इधर R की वैल्यू जब डालोगे तो यहाँ पाई प्रेशर है, पाई प्रेशर है तो उसका यूनिट किसमें दिया होगा, या तो एटमॉस्फेयर में होगा ज्यादातर, या फिर बार में होगा, और अगर किसी और में होगा भी तो आप उसे बदल के, समझ गए। ये तो सिर्फ कब, जो हमारे बोर्ड में तो कभी नहीं आया, अगर पाई किसमें है, पास्कल में, याद है आपको, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज, और ऐसा यूनिट जूल है, तो अगर पास्कल में प्रेशर हो तो उस वक्त ये वाला यूज होता है, समझिए क्या। अब C तो बहुत सारी तरह कंसंट्रेशन यूनिट्स हो सकता है, C तो बहुत सारे कंसंट्रेशन यूनिट्स हो सकता है, तो अब कौन से वाला है यहाँ पे, तो ये है NB/V/RT, यानी ये तो कैपिटल M हो गया सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स, ये तो कैपिटल M है, और इसको फर्दर सेपरेट करते हैं तो NB क्या होता है, WB/MB, वो MB यहाँ जाएगा या नहीं, तो WB इज द वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, जिन्हें लिखना हो, WB इज द वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, MB इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, V कौन, इन
लीटर्स, V इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, हो गया। और ये भी शायद मुझे पता हो 1 लीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 ml इज इक्वल टू 1000 cc। अब आप मुझे बता दो, अगर मैंने पाई पास्कल में लिया यानी एसआई यूनिट, अगर मैंने वॉल्यूम मीटर क्यूब में लिया यानी एसआई यूनिट, तो आर की वैल्यू में ये 8.314 जूल वाली लूंगा। और टेम्परेचर तो नो डाउट केल्विन में होता ही हमेशा। डब्ल्यू बी वेट ऑफ सॉल्यूट किसमें लूंगा फिर? एसआई यूनिट ऑफ वेट इज, तो बताओ डब्ल्यू बी किसमें लूंगा? गुड, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा कुछ नहीं। अच्छा, वैसे भी कह सकते हो दूसरी तरह से, ये कौन है एज होल? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज एसआई यूनिट। 7 बेसिक एसआई यूनिट्स में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट मोल नहीं था। और मोल निकालने के लिए जो वेट यूज होता है वो तो हमेशा ग्राम्स में ही होता है, तो इसलिए वेट ग्राम में ही रहेगा। कहीं जाने का मैं बीच में छोड़ दिया जी, वेट तो केजी में लेना चाहिए था फिर, समझ गए। और दूसरी बात मैडम ने बढ़िया बोली, क्योंकि एमबी का यूनिट हम ग्राम पर मोल मानते हैं, मॉलिक्यूलर मास का यूनिट ग्राम पर मोल, तो इसका ग्राम उसका ग्राम कैंसिल होकर ऊपर मोल आ जाएगा, बस डन। मैं आपको लिखूं कि मेरे पास 5% शुगर सॉल्यूशन है, तो इसका क्या मतलब है? 5 ग्राम शुगर इन 100 ग्राम वाटर या 100 ग्राम सॉल्यूशन। अभी भी हमने थोड़ी देर पहले न्यूमेरिकल किया था, आती एक 100 ग्राम सॉल्यूशन होता था। सारा मिश्रा जी, संधि जी बोलो। शौर्य जैन जी क्लियर बात? तो अब बढ़िया टिप है, बुक में लिखी, इन न्यूमेरिकल्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, इन न्यूमेरिकल्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर 5% sugar solution means 5 gram sugar in बेईमानी क्यों? क्योंकि मुझे यहां वॉल्यूम हर हाल में लीटर में रखना है। और बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे अगर आप एनसीईआरटी से बाहर के न्यूमेरिकल ट्राई करते हो। ऐसे लिखा 5% शुगर सॉल्यूशन, आप कहोगे 5 ग्राम इन 100 ग्राम होगा। अब 100 ग्राम सॉल्यूशन का हमें तो वॉल्यूम चाहिए, तो डेंसिटी देनी चाहिए, डेंसिटी वो देता ही नहीं उन क्वेश्चनों में। फिर क्या करें? एज्यूम कर लें कि 100 ग्राम सॉल्यूशन ही 100 में सॉल्यूशन भी है, तो मैं इसलिए एज ए टिप पे लिखा देता हूँ। अगर उसमें डेंसिटी दी आई फिर तो चेंज कर ही लोगे। तो अब तक मुझे तो कोई क्वेश्चन टकराया नहीं जिसमें डेंसिटी दी हुई आई हो इस तरह के ऑस्मोटिक प्रेशर के क्वेश्चन में, तो इसलिए मैंने एज ए टिप पे लिखा देता हूँ। क्वेश्चन हमारे मिनटों में सेकंडों में होने दौड़ने लगते हैं। हो गया। मैक्रोमोलिक्यूल्स का मतलब समझते हो क्या? बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स। तो क्या जितने पॉलीमर्स होते हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल्स ही होते हैं? पॉलीमर तो बड़ा ही होता है, जब बहुत सारे लोग एक साथ मर गए होते हैं तब होता पॉलीमर। और ये क्या होता है? बायोमोलिक्यूल्स मतलब वो मॉलिक्यूल्स जो लिविंग सिस्टम में मिलते हो, जैसे हमारी बॉडी में मिलने वाले प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, फैट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये क्या है सब? फॉर फाइंडिंग देयर मॉलिक्यूलर वेट। अगर हमें किसी मैक्रोमोलिक्यूल का, किसी पॉलीमर का, किसी बायोमोलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट निकालना हो तो कौन सा मेथड यूज करते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट इज यूज्ड। समझे क्या? चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कौन सा मेथड यूज करता है? तो अब क्वेश्चन अराइज होता है क्यों, है कि नहीं? क्या हम पढ़ चुके कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट? और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या? 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट? नहीं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी है तो फिर ये दिखा सकता है। तो कार्नोट प्लेस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अब जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, बड़ा होगा, उसकी कार्नोट प्लेस की वैल्यू बहुत। अब इनका मॉलिक्यूलर वेट कैसा होगा? बहुत ज्यादा होगा, तो इनके सीपी की वैल्यू तो बहुत ही। तो अब ध्यान दो, स्पेशली डेल्टा टी वाले केस। तो डेल्टा टी में चेंज इन टेम्परेचर अगर बहुत ही थोड़ा हो तो थर्मामीटर की पकड़ में शायद ना आए। मान लीजिए पानी था, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस था, मैंने उसमें कोई बायोमोलिक्यूल को घोल दिया, घोलने के बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, बढ़ना ही था, बढ़ के इसका हो गया इतना इतना इतना। अभी तो शायद किसी थर्मामीटर की पकड़ में भी ना है।
तो डेल्टा टी की वैल्यू इतनी छोटी की डिटरमाइन ही नहीं हो पा रही होगी। तो इफ मॉलिक्यूलर वेट इज लार्ज, वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी स्मॉल। तो डेल्टा टी विल बी डिफिकल्ट टू बी मेजर्ड, डेल्टा टी टी डबल ओ टू स्मॉल, देयरफॉर विल बी डिफिकल्ट टू बी मेजर्ड और नॉट। लेकिन पाई में फिर क्या खास बात है, पाई इज इक्वल टू सी आर टी है, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, इवन वेरी स्मॉल वैल्यूज, इवन वेरी स्मॉल वैल्यूज कैन बी मेजर्ड। सुना है क्या प्रेशर मिलीमीटर में नापता है, पढ़ते थे ना 500 mm of Hg, 300 mm of Hg, तो उससे छोटे भी मेजर कर सकते होंगे। तो इवन वेरी स्मॉल वैल्यूज कैन बी, इवन वेरी स्मॉल वैल्यूज कैन बी मेजर्ड, किसकी, ऑस्मोटिक प्रेशर की। तो इसलिए दिस इज कंसिडर्ड टू बी प्रैक्टिकल मेथड फॉर डिटरमाइनिंग मॉलिक्यूलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स और बायोमोलिक्यूल्स। साथ ही साथ बायोमोलिक्यूल जरूरी नहीं है हमेशा बहुत बड़ा ही हो, तो बायोमोलिक्यूल्स सर्वाइव करता है, स्टेबल होता है, बल्कि कहना चाहिए एट बॉडी टेम्परेचर। भाई अगर मैंने प्रोटीन को पानी में घोल दिया और उस पानी को उबाल दिया तो शायद प्रोटीन खराब ही हो जाए। तो बायोमोलिक्यूल्स आर यूजुअली स्टेबल नियर बॉडी टेम्परेचर। वो बॉडी प्लांट की है तो प्लांट की, एनिमल की है तो एनिमल की। यूजुअली कुल मिला के बहुत हाई टेम्परेचर तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सो डेल्टा ईबी कैन नॉट बी यूज्ड। क्यों बोलो डेल्टा टीबी क्यों नॉट बी यूज्ड? क्योंकि आप उसे बॉयल तो कर नहीं पाओगे, तो डेल्टा टीबी वाला मेथड तो बायोमोलिक्यूल्स पे बिल्कुल नहीं काम करेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर किसी भी टेम्परेचर पे मेजर कर सकते हो नहीं, बट जिस टेम्परेचर पे मेजर करोगे वो टेम्परेचर फॉर्मूले में डाल देना। तो जिस टेम्परेचर पे वो स्टेबल हो उस टेम्परेचर पे ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर कर लो। डबल बेनिफिट हो गया पाई का या नहीं? भाई डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में तो फ्रीजिंग पॉइंट पे जाना ही पड़ेगा, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में तो बॉइलिंग पॉइंट पे जाना ही पड़ेगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर तो किसी भी टेम्परेचर पे मेजर कर लो, जो टेम्परेचर पे मेजर करो वो वाला यहाँ लिख दो बस। चलिए बढ़े, तो कर लेंगे प्राइम न्यूमेरिकल्स। तो अब आप सारे न्यूमेरिकल्स ट्राई कर सकते हैं। चैप्टर का सिर्फ और सिर्फ एक हेडिंग बचा, दैट इज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस, जिसे कुछ बुक्स में एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी करके भी प्रिंट हुआ हो सकता है एक बार को। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर या मोलर मासेस लिख लिया गया। तो मैं इसको पढ़ाना शुरू करता हूँ एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के नाम से, तो मुझे जरा अच्छी समझाना जाता है, आपको जरा अच्छी समझ में आता है। और पिछले साल ड्यू टू कोविड ये कोर्स से हटा दिया गया था। मोस्ट प्रोबेबली जो आज का सिनेरियो उस हिसाब से तो शायद इस बार भी हटा दिया जाए, कुछ कह नहीं सकते। तो हम कर रहे हैं, ये हुआ था ना हमारे को, कर लेंगे हम तो। 2 स्टूडेंट के सिवा बाकी सब तो ये कह रहे थे कर लेंगे। अब आपको पहला दिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का याद करना है। ये हमारी कहानी में उस दिन तो 3 बीकर थे, आज मैंने थोड़ा मजेदार बनाने के लिए 4 बीकर कर दिए, और सब में सेम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है, वी 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 वॉल्यूम सब में पानी का सेम है, ठीक। अब क्योंकि आप सब होशियार हो चुके हैं, इसमें मैंने 1 मोल यूरिया डाला, 1 मोल यूरिया, याद है उस दिन हमने 1 मोल यूरिया डाला था 60 ग्राम। इसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 3 डिग्री सेल्सियस हुआ, यानी 100 से कितना हो गया 103। तो एलिवेशन तभी तो 3 होता था। तनीषा जी बोलो आ रहा कि नहीं? अब मैंने इसमें 1 मोल ग्लूकोज डाला, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? उतना ही होगा। क्यों? क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो कहती है उसे है जो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करे। इसमें भी 1 मोल, उस दिन भी तो यही किया था, सर उसे मैंने यहाँ 60 ग्राम लिख दिया था, यहाँ 180 ग्राम लिख दिया था। एक स्टूडेंट कुछ और बोल रहे थे, सर वो बोलो जरा, नहीं क्लियर हुआ तो। हीट एब्जॉर्ब का कुछ लेना देना नहीं है इस बात से, ठीक है सर। अब वो हमारे से बढ़िया बातें करनी शुरू यहाँ करता है, कहता है कि मैंने ना इसमें 1 मोल के बजाय 2 मोल सुक्रोज डाल दिया। क्या डाल दिया? 2 मोल। तो अब एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कितना होना चाहिए? डबल करने में टाइम थोड़ी लग रहा है, बोलो 6, जैसे एक और साहब बोले 6, क्योंकि मोस्ट डबल हो गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल।
अब अगर मैं चौथे वाले में 2 मोल किसी और वाटर सॉल्युबल सॉल्यूट के डालूं तो उसमें भी एलिवेशन 6, अगर 3 मोल डालूं तो एलिवेशन 9, 1 मोल डालूं तो बस जान जाना, यही हमारा काम हो गया। मैंने इसमें डाला 1 मोल नमक NaCl, 1 मोल नमक NaCl। क्या अब आप मुझे इतना बता दो बस, इसमें डेल्टा टीबी कितना होगा? गलत होता होने दो सर, ट्राई मारो ना, इसमें सोचना क्या। जब 1 मोल से 3 होता है तो उस 1 मोल में भी 3 ही होगा ना, 3 डिग्री सेल्सियस। तो हम उम्मीद कर रहे थे 3 डिग्री सेल्सियस हो, लेकिन आया 6 डिग्री जब एक्सपेरिमेंट किया गया। अब 6 तो जब आता है जब 2 मोल डालते हैं, हमारी कहानी के अकॉर्डिंग 2 मोल डालने पे आता है ना 6 तो, और ये 1 मोल डालने पे 6 आ रहा है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। और गड़बड़ ये हुई है कि हम जरूर 1 मोल डाल रहे हैं, लेकिन बीकर क्या कह रहा है, मेरे अंदर तो 2 मोल आए, तभी ऐसा हो सकता है। हम तो कह रहे हैं हम 1 मोल डाल रहे हैं, लेकिन बीकर को क्या फील हुआ होगा जो 6 डिग्री रीडिंग दिखा रहा है। तो ये NaCl तो बदमाश निकले, गद्दार निकले, गद्दारी कर रहे हैं। बिल्कुल सही सोचा सर आपने। वो अंदर पानी में जाके, NaCl तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा का पूरा टूट जाता, और वो 1 मोल वहां जाके 1 मोल Na प्लस अलग हो गए, 1 मोल Cl नेगेटिव अलग हो गए, कुल मिला के कितने हो गए? 2 मोल। सॉल्यूशन तो कह रहा है मेरे अंदर 2 मोल हो गए। हम कहेंगे हमने तो तेरे अंदर 1 मोल NaCl डाला था, उसे मुझे नहीं पता NaCl डाला था या Na प्लस डाले थे या Cl नेगेटिव डाले थे, मेरे अंदर तो 2 मोल हो गए। डन। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 3 आनी चाहिए थी, 6 आ रही है, अब नॉर्मल नहीं हो गई। तो अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कब देखने को मिलेगी? जब सॉल्यूट अंडरगोज डिसोसिएशन। आपने सही बोला, मैं उसको रिफाइन कर दिया। जब सॉल्यूट डिसोसिएट हो रहा हो, डिसोसिएट होने से नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। सांस आई अच्छी वाली? मैंने फर्स्ट इस साल पहली बार पढ़ाया इस तरह से, नहीं तो इस आर्टिकल को पढ़ाने में खूब पसीने आते थे, हर साल मॉडिफाई करता रहता हूँ तरह तरह से। तो इस साल अब मैंने इसमें सपोज कर लो 10 मोल एसिटिक एसिड डाला। क्या डाला? 10 मोल। तो 1 मोल से 3 डिग्री एलिवेशन आता है, तो 10 मोल से वॉल्यूम यही है इस बार भी। 30 डिग्री आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था? लेकिन फिर मेरी 11वीं की केमिस्ट्री ने मेरे दिमाग में दस्तक दी कि एसिटिक एसिड भी तो पानी में जाके टूट जाता था या नहीं? तो इसका मतलब इसके 10 मोल से तो ज्यादा गए होंगे, और 10 मोल से ज्यादा गए होंगे तो ये डेल्टा टीबी 30 से। अब एक एसिटिक एसिड कितने में टूटता है? बिल्कुल सही पकड़ लिया गुरुमूर्ति जी आपने, लेकिन 1 मिनट के लिए आपने सही बात पकड़ ली। 1 मिनट के लिए पूरा टूटता तो कितने हो जाते? 20, और 20 हो जाते तो यहाँ क्या आ जाता? 60 डिग्री। लेकिन गुरुमूर्ति जी ने हमें बात पहले ही बता दी एडवांस में कि हमें तो इतना भी याद है कि एसिटिक एसिड तो वीक इलेक्ट्रोलाइट था। अब देखिए 10 मोल एसिटिक एसिड पूरा नहीं टूटता, किसी ने बताया? गुरुमृत जी ने बताया कि नहीं टूटता। तो अगर गुरुमृत जी के पास फोन आ गया है कि वो 20% टूटता है, क्या आ गया फोन? तो अब बताना उस सॉल्यूशन के अंदर कितने सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स होंगे? 10 थे ओरिजिनली, 10 में से कितने परसेंट टूट गए? तो कितने टूटे होंगे बताओ 10 में से? 10 का 20% तो ओरली निकालना आता है 2। अब ये कितने मिलेंगे? क्यों? एक के मरने से बैलेंसिंग इक्वेशन, एक के मरने से एक एसिटेट बनता है, तो 2 के मरने से 2 बनेंगे। एक एसिटिक एसिड के बढ़ने से एक H+ बनता है, तो 2 के मरने से। अब आप मुझे बताओ उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितने होंगे? 8 तो ये वाले जो टूट ही नहीं पाए बेचारे, है तो उसी बीकर में। 2 ये वाले और 2 ये वाले, तो सॉल्यूट कितने हो गए? तो 1 मोल से एलिवेशन कितना आता था? तो इसको क्या हमने डाले 10, उसे क्या फील आएगा कि मुझे तो कितने मिले? तो उसका 12 फील था। इतना एलिवेशन नहीं होता है तो सिर्फ वैल्यू बनने के लिए। कभी प्रैक्टिकली सोचो तो पहले प्रैक्टिकली इतना एलिवेशन नहीं होता कि 36 डिग्री का एलिवेशन हो जाए। समझ गए? थ्योरी समझने में तो कुछ नहीं जा रहा ना बात, वो वैल्यू कितनी भी है फिर प्रैक्टिकल करते हुए न्यूमेरिकल करते हुए अपने आप आएगी। हम एक्सपेरिमेंट थोड़ी करना जाके वहाँ पे, छोटी वैल्यू से फिर समझने में मजा नहीं आ रहा होता ना। अब गुरुमृत जी बोले अरे मेरे से तो गलती हो गई थी, जिसने मुझे फोन किया था उसने बताया था कि अल्फा ना 20% नहीं 30% है। तो मैं क्या कहूँ? अच्छा फिर तो 3 बनेंगे, यहाँ भी 3 होंगे, यहाँ भी 3 होंगे, यहाँ कितने होंगे? तो 7 3 10 इस बार कितने मिलेंगे? 13।
और 13 हो गए तो अब कितने, 13 थ्री था, सॉरी डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। अब गुरमरीत जी ने बोला एक दूसरे स्टूडेंट का फोन भी आया, वो कह रहा है अल्फा ना 3.3 है। अल्फा कौन होती है, किसी को याद आ रही हो? 1 में से कितना जाता है, बिल्कुल सही हिमांशु जी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसका नाम होता है। तो 1 में से कितना जाता है, तो 10 में से कितना जाएगा? सिंपल मैथ्स है ना सर, 1 में से 0.3 जाते हैं तो 10 में से कितने जाएंगे, 0.3 इंटू 10। ये तो सिंपल सी बात है ना, अगर एक एप्पल 0.3 पैसे का यानी 30 पैसे का आता है तो 10 कितने के आएंगे, 3 रुपए के। नहीं क्या मयंक सैनी जी? तो हमारी हेडिंग क्या चल रही है, स्लैश एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर कॉलीगेट पर एबनॉर्मल हुई तो मॉलिक्यूलर मास भी एबनॉर्मल आएगा। कैसे आएगा वो भी समझेंगे थोड़ी देर में। तो वहां मैं डैश लगा के लिख सकता हूँ, इट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन, ऐसा कब देखने को मिलता है, एबनॉर्मलिटी कब आती है, तो इट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन, बोलो क्या, सॉल्यूट अंडरगोज डिसोसिएशन और एसोसिएशन। एसोसिएशन का केस अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, तो लिख लो व्हेन सॉल्यूट अंडरगोज डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ठीक है। अब ये नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का क्या मतलब है, मैंने इसमें 1 मोल NaCl डाले थे, तो अगर आप जानते हो NaCl का मॉलिक्यूलर वेट 58.5 होता है, हमने लिखना है इट इज ऑब्जर्व्ड, इट कौन है, एबनॉर्मलिटी वाली बात के आगे लिख रहा है, इट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन सॉल्यूट अंडरगोज डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो जब सॉल्यूट या तो टूटता है या जुड़ता है, जुड़ने वाला केस अभी हमने किया नहीं, मोस्ट प्रोबेबली कल हो जाएगा। चले, हमने इसमें 1 मोल NaCl डाला था, NaCl का मॉलिक्यूलर वेट 58.5 होता है, 58.5 ग्राम होता है एक मॉलिक्यूल का, या 58.5 यू होता है सिंगल मॉलिक्यूल का, अगर मैं मॉलिक्यूल वर्ड यूज कर लूं गलती से इसकी, सिंगल यू। तो हम इस स्पीकर से क्या कहेंगे, हम तेरे अंदर ना 58.5 यू मास वाले पार्टिकल्स डाल रहे हैं, ये कहेंगे या नहीं, अगर वो सुनता होगा हमारी, ये क्या हमने डाल दिया, फिर हम माइक लेके सॉल्यूशन के अंदर हमने माइक डिप कर दिया, बोला हाँ भाई तेरे अंदर कितने सॉल्यूट, कितने मास वाले सॉल्यूट आए हैं, तो क्या कहेगा 58.5 वाले, बीच में प्लस है, टूट गए ना अंदर, क्यों, अगर ये पेन 100 ग्राम का है और ये ऐसे टूट जाता है, तो ये 10 ग्राम का और ये मान लो 90 ग्राम का, तो लग रहा है हल्का भारी है, 117 कैसे हो जाएगा। ये मैंने 100 ग्राम वाला पेन एक बीकर में डाला, बीकर के अंदर गले में आवाज है, ये वहां जाके खुलता नहीं है, मैंने बीकर से पूछा तेरे अंदर कितने ग्राम वाला है, तो बोलेगा 100 ग्राम वाला। फिर दूसरी बार मैंने इसको बीकर में डाला, बीकर में डालते ही खुल जाता है, मैंने बोला कितने वाले आए, बोला एक तो 10 ग्राम वाला है, एक 90 ग्राम वाला है। यस और नो? तो मॉलिक्यूलर मास हम तो कह रहे हैं 58.5, वो कह रहा है नहीं जी मेरे यहाँ तो 58.5 से कम वाला, या नहीं, ये तो एबनॉर्मलिटी हो गई। अब फिर क्या करें, तो एबनॉर्मलिटी हो गई। अब बीकर से पूछो दोबारा से, बीकर के लिए क्या ये सचमुच में दोनों अलग अलग तरह के नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं या एक ही तरह के हैं सब, नंबर बोल रहा हूं, एक ये पार्टिकल एक डाला था अंदर जाके 2 हो गए, अब उसके लिए वो एक से अलग अलग, एक से है, याद करो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में याद है हमने उसी बीकर में ग्लूकोज डाला, उसी बीकर में यूरिया डाला, उसने बोला ग्लूकोज के भी इतने पार्टिकल हैं और यूरिया कितने पार्टिकल हैं, उसे मतलब नहीं है ग्लूकोज और यूरिया के मोटे हैं पतले हैं काले हैं गोरे हैं, उसे मतलब है बस कितने हैं, तो उसके लिए तो सबको एक सा आंकड़ा था या नहीं। तो यहाँ ये एक बड़ा प्रॉब्लम, हाँ बिल्कुल सही पकड़ लिया आपने, इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, 58.5 का आधा कितना, 29.25, क्यों मैडम 58.5 है ना, 58.5 25 पॉइंट सॉरी 29.25, तो बीकर क्या कहेगा, ये भी 29.25 का और ये भी 29.25 का, हम कहेंगे मारो उसको, तो झूठ बोल रहा, लेकिन बेचारा बीकर लिविंग बीइंग थोड़ी है, तो सिर्फ नंबर के हिसाब से कर रहा है। तो मैंने बोला मैंने अंदर तेरे अंदर 10 लोग डाले, वो बोला नहीं मेरे अंदर 20 लोग आए, हमने बोला मास का क्या करूं, उसने आधा कर दिया, जैसे मैडम ने बिल्कुल सही रिस्पांस दे दिया, वो तो आधा कर देगा बस सीधा, वो नहीं डिफरेंशिएट कर सकता, उसके लिए तो ये 2 लोग हैं, 2 लोग अलग अलग टाइप के हैं या एक टाइप के हैं, 2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स है या एक पार्टिकल है, 2 पार्टिकल है, उसके लिए तो सारे पार्टिकल एक से होते हैं, इसी में मैंने लाके ये भी डाल दिया देखो ब्लू कलर का, तो वो क्या कह रहा है ये अलग टाइप का है, नहीं वो तो कह रहा है मेरे अंदर 3 लोग हैं, देखो 3 दिख रहे हैं ना, और ये जाके खुल जाए तो कहेगा मेरे अंदर तो 4 लोग हैं, हम बोले थे 2 नीले हैं 2 लाल हैं, ये वो कहता कुछ मतलब नहीं, बस 4 लोग हैं, चारों का मास बता कितना है, तो जो भी मास होता होगा उसका एवरेजिंग कर देगा, बोलिए बात बन गई। तो अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में एबनॉर्मलिटी आई तो मॉलिक्यूलर मास में भी एबनॉर्मलिटी आएगी, क्योंकि अब नंबर हम कह रहे हैं 1 मोल है, वो कह रहा है नहीं 2 मोल है, और 2 मोल होते ही मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, आधा है डबल, आधा, क्योंकि 2 मोल होते ही वजन कम हो गया ना, तो कम के नाम पे वो एवरेज कर रहा, तो क्या करेगा, आधा हो गया।
तो डिसोसिएशन होने से नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो बढ़ते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कम हो जाता है नहीं। तो हम इन साहब से मिल चुके थे। ये कुछ याद है किसी को? डिब्रोगली कहते हैं, डिब्रॉय को हमारे यहाँ जाता था सब, असली में इसका प्रोनाउंसिएशन डिब्रॉय। तो डिब्रॉय में डी स्मॉल गलती से बन जाता है या बनाती हैं जान के? तो जिस भी कल्चर, जिस भी कंट्री की बात रही होगी वहाँ पे होगा कि वो स्मॉल से लिख रहे होंगे इस चीज़ को। तो ऐसे ही वेंटॉफ भी वहीं के होंगे शायद, मुझे नहीं पता, नहीं तो मैं मजाक में बोल देता हूँ। मतलब वेंटॉफ साहब के साथ भी है कि इनका वी स्मॉल बनाते हैं, ठीक है, यानी कि बाय मिस्टेक वी छोटा बन रहा है, कैपिटल बन रहा है। तो वेंटॉफ फैक्टर नाम की एक चीज आई जिसको डिनोट करते हैं किससे? स्मॉल आई। और ये वेंटॉफ नाम के फैक्टर नाम की चीज क्या कह रही है? मैं सब ठीक कर दूंगा। तो तू है कौन? तो बोला वेंटॉफ फैक्टर आई, बोला मेरा मैं हूं ऑब्जर्व्ड सीपी अपॉन नॉर्मल सीपी। नॉर्मल मतलब जब मैंने बीकर में 1 मोल NaCl डाला तो 1 मोल NaCl के हिसाब से जो नॉर्मली सीपी आनी थी वो कितनी आनी थी हमारी कहानी में? 3, लेकिन ऑब्जर्व कितनी थी? तो इसकी वैल्यू 6/3 क्या? फिर हमने पढ़ लिया सीपी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है। तो ऑब्जर्व सीपी की जगह क्या लिख सकते हैं? ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स, और यहां क्या है? नॉर्मल की जगह कुछ थ्योरेटिकली करते हैं, थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स। तो थ्योरेटिकली हमने कितने मोल डाले थे NaCl में? 1। और ऑब्जर्व कितने हो रहे थे अंदर जाके? तो ये वैल्यू क्या होगी? 2/1 हुई या नहीं? अब हमने ये भी कर लिया था क्या? कनॉट प्लेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो कनॉट प्लेस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। तो यहां कहना चाल और बताओ जल्दी, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कितना था और ऑब्जर्व्ड? देखना इस समय कॉमन मान क्या है, सबको याद है। तो आपने ये 6/3 2/1 लिखना हो लिखो, नहीं लिखना हो नहीं लिखो। अगर हम थ्योरी बना रहे हैं तो बस हम तो इतना कहना चाह रहे हैं, इफ I इज इक्वल टू 1 नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन। बोलो मानेंगे क्या? जितना सीपी होना चाहिए उतना ही आना चाह रहा है, जितने मोल्स होने चाहिए उतनी ऑब्जर्व्ड मोल्स आने चाह रहे हैं। तो इसका मतलब वहां ना तो एसोसिएशन हो रहा, ना चीजें जुड़ रही हैं, ना वहां टूट रही हैं। अगर I ग्रेटर देन 1, बोलो ग्रेटर देन 1 कब आया? डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट टेक्स प्लेस, यस और नो? अभी हमने नहीं पढ़ा लेकिन शुरू में गाना तो बजा ही सकते हैं। इसका मतलब लेस देन 1 कब होता होगा? एसोसिएशन ऑफ, बोलो हाँ या नहीं? कॉपीड, ये बोर्ड के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। व्हेन इज द वैल्यू ऑफ वेंटॉफ फैक्टर लेस देन 1? आंसर क्या देना था? देना ये था, स्टूडेंट्स क्या देखे आए वो फॉर्मूला लिखा है ये वाला, कॉपी कर लिया ना? बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये फॉर्मूला लिखा, क्या लिखा है? व्हेन ऑब्जर्व्ड सीपी इज लेस देन नॉर्मल सीपी वेंटॉफ फैक्टर इज लेस देन 1। कुछ स्टूडेंट ने इसके बाद सीधा ये ना लिख के ये फॉर्मूला लिख दिया। उन्होंने क्या लिखा? व्हेन ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स आर लेस देन नॉर्मल नंबर ऑफ मोल्स देन वेंटॉफ फैक्टर इज लेस देन 1। तीसरे वाले ने जिसने लिख दिया वो क्या लिखा होगा? व्हेन नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास इज लेस देन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास देन वेंटॉफ फैक्टर इज लेस देन 1। तीनों ने सही बोला। असली बात तो लेकिन किसी ने भी नहीं बताई कि ऐसा क्यों होता है, कब होता है। असली बात तो नहीं लिखी हुई यहाँ पे, असली बात तो यहाँ लिखी है कि ऐसा तब होता है जब, तो वो तो उन्होंने मैथमेटिकल वर्जन लिख दिया, केमिस्ट्री नहीं बता पाया। केमिस्ट्री क्या है कि ऐसा तब होता है जब सॉल्यूट एसोसिएट होता है। अब मान लो साल उसी बीकर में मैंने 10 मोल सॉल्यूट डाला तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 30 आना चाहिए था उसी कहानी में, कल वाली नहीं आज वाली। 1 मोल से 3 आ रहा था तो 10 से 30। अब मान लीजिए मैंने 10 ये डाले, 10 ये पानी में, तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कितना होना चाहिए था? 30। अब लेकिन इन दोनों को पता क्या बीमारी है, क्या शौक है? अंदर सॉल्वेंट में जाते ही ये क्या हो गया भाई तुझे? डाइमर। डाइमर क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? 2 जने एक साथ मर गए, डाइमर। हमने डाले 10, वहां कितने हो जाएंगे? 5। तो ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स कितने और नॉर्मल मोल्स कितने? वैल्यू क्या आई?
लेसन बनाइए नहीं। तो ये तो मैंने फिलहाल आपको कहानी से समझाया, कल एग्जैक्ट केमिस्ट्री का एग्जाम्पल लेके करेंगे।